हेलो गाइस, दिस साइड नेहा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आप लोग कैसे हैं? सभी ठीक हैं? चलो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। देखो मैंने क्या टॉपिक लिया है, त्रिआयामी। आज हम पढ़ते हैं त्रिआयामी। ठीक है, त्रिआयामी सिद्धांत। त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया था? ये आपके गिलफोर्ड जी ने दिया था। जेपी गिलफोर्ड जी ने त्रिआयामी सिद्धांत दिया था। ठीक है, तो ये सिद्धांत है किसका? ये हम किसके सिद्धांत पढ़ रहे हैं? ये बुद्धि का सिद्धांत है। ठीक है, मैंने सारे बुद्धि के सिद्धांत लेके चल रही हूँ, तो ये आपका क्या है? बुद्धि का सिद्धांत है। बुद्धि का सिद्धांत में एक आपका आता है त्रिआयामी सिद्धांत। त्रिआयामी सिद्धांत या तीन तत्वों का सिद्धांत। ठीक है, तो ये सिद्धांत किसने दिया? आपके जेपी गिलफोर्ड जी ने ये सिद्धांत दिया है। जेपी गिलफोर्ड के द्वारा वो मानते थे कि बुद्धि एक तीन आयाम है। तीन उसके वो है, तीन आयाम है, सॉरी डिस्टर्बेंस, तीन आयाम दिए हैं। ठीक है, तो अब देखो इस आगे हम चलते हैं। इस सिद्धांत को बुद्धि संरचना सिद्धांत भी कहते हैं। तो क्वेश्चन में आ जाए कि बुद्धि संरचना सिद्धांत किसने दिया था? तो ये किसने दिया था? गिलफोर्ड जी ने दिया था। तो गिलफोर्ड जी का त्रिआयामी सिद्धांत भी होता है और आपका बुद्धि संरचना सिद्धांत भी होता है। तो इसको हम दूसरा भाषा में क्या बोलते हैं? बुद्धि संरचना सिद्धांत। इसका दूसरा नाम क्या है? बुद्धि संरचना सिद्धांत, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट कहते हैं। ठीक है, गिलफोर्ड के अनुसार मानसिक योग्यता प्रमुख तीन तत्वों या तीन आयामों से निर्मित है। जो गिलफोर्ड जी हैं उन्होंने तीन तत्व बताए, तो सबको पता चल गया, उनके सिद्धांत से नाम से ही पता चल रहा है त्रिआयामी मतलब तीन तत्व होंगे इसमें। तो कौन कौन से होते हैं? आपका फर्स्ट होता है संक्रिया। सक्रिय मतलब ऑपरेशन। पहला होता है आपका ऑपरेशन। ऑपरेशन मीन्स प्रोसेस। क्या प्रोसेस है, क्या ऑपरेशन है? तो उन्होंने तीन तत्व दिए आपके दिया। पहला दिया आपका संक्रिया ऑपरेशन, दूसरा दिया आपका विषय वस्तु कंटेंट इंडेक्स, तीसरा दिया उत्पादन। तो आपका है एक पहले संक्रिया, फिर दूसरा है आपका विषय वस्तु, फिर आपका है तीसरा उत्पादन। ठीक है, उत्पादन मीन्स रिजल्ट, उत्पाद। ठीक है, प्रोडक्ट। तो संक्रिया क्या हो गया? आपका ऑपरेशन हो गया, प्रोसेस हो गया, विषय वस्तु हो गई, कंटेंट हो गई, इंडेक्स हो गया, उत्पादन क्या हो गया? आपका प्रोडक्ट और रिजल्ट हो गए। ठीक है, ये तीन उन्होंने आयाम दिए हैं। इन आयाम में भी उन्होंने कुछ अलग अलग अपने तत्व दिए हैं। ठीक है, फिर जो गिलफोर्ड थे, इन्होंने सन 1967 में बुद्धि को 120 तत्वों में बताया था। कितने तत्व बताए थे? 120 तत्व। बुद्धि को कितने तत्वों में बांटा इन्होंने? 120 तत्व में। तो दोनों क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखना। इसमें एस्टेट में भर भर के ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। तो उन्होंने 1967 में बुद्धि को 120 तत्वों में बताया था। पहले सबसे पहले 120 तत्वों में बताया था। फिर उसके बाद में उन्होंने संशोधन करा। संशोधन के बाद बुद्धि को 120 तत्वों में उल्लेख किया। तो क्वेश्चन बन सकता है आपका कि गिलफोर्ड जी के कितने संशोधन के बाद कितने तत्व थे? तो 120 तत्व थे। और क्वेश्चन सीधा सीधा बने कि गिलफोर्ड ने कितने तत्वों में बुद्धि को बांटा गया है? तो आपको 120 तत्वों में। अगर क्वेश्चन में ऑप्शन में 180 आए तो आपको प्रायोरिटी 180 देनी है पहले, और 100 ऐसा तो नहीं है कि दोनों आएंगे। ठीक है, संशोधन करके क्वेश्चन ना आए तो आपको 180 पे लगाना है, 120 पे नहीं लगाना। ओके, इस बात का ध्यान रखना है। ये आपके उनके तत्व हो गए। अब हम इनके डीपली पढ़ लेते हैं। ऑपरेशन में उन्होंने कौन कौन से तत्व दिए, विषय वस्तु में कौन कौन से तत्व दिए, उत्पादन प्रोडक्ट और रिजल्ट में कितने तत्व दिए। ठीक है, अब हम फर्स्ट पढ़ते हैं संक्रिया, ऑपरेशन। ठीक है, ऑपरेशन में कितने तत्व दिए हैं? ऑपरेशन को भी अलग अलग तत्वों में बांटा गया है। ठीक है, तो संक्रिया ऑपरेशन में आपका संक्रिया में पहला है संज्ञान, जो कि सबसे महत्वपूर्ण होता है। फर्स्ट संज्ञान होता है कन्गिशन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? इसमें खोज, दोबारा खोज, जानकारी को समझने या खोजने और उसके प्रति जागरूकता होती है। मतलब सबसे पहले संज्ञान होता है किसी व्यक्ति में। सबसे पहले क्या होता है? संज्ञान होता है। संज्ञान में क्या होता है? जैसे कोई भी खोज है, कोई भी हमें क्वेश्चन मिला, कोई भी समस्या मिली, तो उसको हम जांचते हैं, खोज करते हैं। तो संज्ञान में क्या होता है? संज्ञान में करना होता है आपको कोई भी खोज करना, किसी चीज़ को एक बार दोबारा खोज करना, या जागरूकता होती है, खोज करने की जागरूकता होती है। ठीक है, इसमें जानकारी समझ करता है बच्चा। ठीक है,
ये आपका है संज्ञान। फिर दूसरा है आपका स्मृति, मेमोरी। जब बच्चा संज्ञान कर लेता है, खोज को सोच लेता है, सब कुछ कर लेता है, पढ़ लेता है, उसकी जानकारी ले लेता है, तो वो क्या कर लेता है, दूसरी बात, दूसरे पॉइंट में आपका मेमोरी, मेमोरी में उसको सेव कर लेता है। जो भी संज्ञान में उसने प्राप्त किया वो मेमोरी में सेव कर लेता है, स्मृति कर लेता है। ठीक है, फिर आपका आता है तीसरा अपसारी चिंतन, और आपका फोर्थ आता है अभिसारी चिंतन, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। केवल इन्हीं दो पॉइंट्स में से भी क्वेश्चन बन जाता है। सी टेट में भी इतना फेवरेट एग्जाम्पल से सी टेट वाला पूछता है, क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है, एग्जाम्पल दे दे के क्वेश्चन पूछता है कि ये आपकी कन्वर्जेंट थिंकिंग है या डाइवर्जेंट थिंकिंग है, ये अभिसारी है या अपसारी है। आज मैं आपको इस तरह से क्लियर कर दूंगी कि आपको कभी इन दोनों में थिंकिंग में, टॉपिक में कभी आपको डिफिकल्टी नहीं होगी, कभी आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, पहला तो पढ़ो अपसारी चिंतन। अपसारी का नाम आप इंग्लिश में भी नाम याद कर लीजिए। अपसारी को हम बोलते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग। तो डाइवर्जेंट, हमने सुना डाइवर्जेंट, तो डाइवर्जेंट मतलब डाइवर्ट कर देना, अलग अलग डाइवर्ट कर देना। तो इसमें बच्चा क्या करता है, व्यक्ति क्या करता है, जो अपनी थिंकिंग होती है उसको अलग अलग डाइवर्ट करके सोचता है। तो आप ये ध्यान रखना, मैम ने बोला था डाइवर्जेंट थिंकिंग, तो बच्चा अलग अलग तरीके से सोचता है, अलग अलग तरीके से सोच के समाधान निकालता है। जैसे भी कोई एक क्वेश्चन है हुआ, क्वेश्चन भी बना देता है एग्जामिनर की, कोई क्वेश्चन बना दिया, उसमें पूछ लिया ये क्वेश्चन अपसारी चिंतन का होगा या अभिसारी चिंतन का होगा। तो आप ध्यान रखना अपसारी में क्या होगा, अपसारी मतलब डाइवर्जेंट, अपसारी मतलब सारी, अपसारी, अप मतलब पूरी, अप लेवल, हाई, हाई लेवल, अप मतलब अपसारी पूरा, डाइवर्जेंट मतलब सारा अलग 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 तरह से सोचना। तो देखो अपसारी में क्या होता है, जो भी बच्चा होता है, व्यक्ति होता है, किसी भी समस्या का है ना, एक ही क्वेश्चन के अलग अलग उत्तर देने के अलग अलग समाधान निकालता है। और क्वेश्चन भी इसमें ऐसा ही होता है कि उस क्वेश्चन का एक सटीक आंसर नहीं हो सकता, उसके अलग अलग क्वेश्चन आंसर हो सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक क्वेश्चन बोलूं कि आप बताओ एक अंडा है, अंडा को टूटने से बचाने के लिए एक मॉडल तैयार करिए, तो उस मॉडल में आप बताइए क्या करेंगे। तो उसमें सब बच्चों का अलग अलग थिंकिंग होगी, कोई बच्चा कुछ और लिखेगा, कोई बच्चा कुछ और लिखेगा, कोई बच्चा कुछ और लगेगा। तो आपको उसमें क्वेश्चन से ही पता चल जाएगा कि ये डाइवर्जेंट है, अलग अलग थिंकिंग, अलग अलग सोचना, अलग अलग विचार करना, अलग अलग समझ बनाना, तो वो क्या होता है आपका डाइवर्जेंट थिंकिंग, अपसारी चिंतन होता है। तो मैंने बताया उस क्वेश्चन में, जैसे कि अंडे को तोड़ने से बचाने के लिए आप एक मॉडल तैयार करिए, तो उसमें अलग अलग थिंकिंग यूज होगी, तो वह आपका क्या हो गया, अपसारी चिंतन हो गया। जैसे किसी समस्या के समाधान के लिए अनेक समाधान उत्पन्न करने की सोच, एक ही समस्या के अलग अलग समाधान, इसमें समस्या के कई अलग अलग अनूठे समाधान या विचार उत्पन्न होते हैं। तो जो भी एक उसमें अलग अलग विचार होते हैं, मैंने बोला ना डाइवर्जेंट से आप अलग अलग ध्यान रख लीजिए। आप सारी हिंदी वाले ऐसे ध्यान रख लीजिए, आप सारी मतलब आप ज्यादा सोचना, अलग अलग सोचना। ठीक है, अब आते हैं हम आपके अभिसारी चिंतन। अभिसारी चिंतन मतलब कन्वर्जेंट थिंकिंग। कन्वर्जेंट थिंकिंग वहीं की वहीं बच्चा वहीं की वहीं सोचता है, जो उसको जितनी समझ होती है वो उसके हिसाब से आंसर दे देता है, और इसमें क्वेश्चन भी वही होता है जिसका सटीक आंसर हो सकता है। तो इसमें व्यक्ति क्या करता है, एक ही उत्तर देता है और वो भी बिल्कुल सही उत्तर देने की समझ बनाता है, उसके अलग अलग तरह से नहीं सोचता कि अलग अलग तरह से क्वेश्चन नहीं, आंसर नहीं बनाता है। इसमें किसी समस्या का एक सही या सबसे उपयुक्त उत्तर होता है, जो भी समस्या होती है उसका एक ही उत्तर होता है इसमें, और एक उपयुक्त क्वेश्चन होता है, आंसर होता है। इसमें व्यक्ति समस्या के समाधान में परंपरागत मान्य सूचनाओं का उत्पादन करता है, जो उसको पहले से समझ होती है, परंपरागत सूचनाएं होती है जो परंपरागत मान्य होती है, जो पहले से ही डिसाइड होते हैं, जो क्वेश्चन मतलब जिनका आंसर पहले से ही वही होता है, तो वही उसका आंसर होता है। तो मैंने बताया कि आपका अपसारी में तो बहुत सारे अलग अलग तरह से डाइवर्जेंट थिंकिंग, अलग अलग सोच होती है। अभिसारी में एक ही सोच होती है, एक ही आंसर होता है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं, मैं बोलूं कि आपको हरियाणा की राजधानी बताइए, तो हरियाणा की राजधानी बच्चे एक ही राजधानी बताएंगे, चंडीगढ़, तो इसका एक सटीक आंसर हो गया, चंडीगढ़ हो गया। ठीक है, अब उसमें कोई अलग अलग थिंकिंग नहीं आई, अलग अलग आंसर नहीं आए, सिर्फ एक आंसर आया, तो ये आपका हो गया अभिसारी थिंकिंग। आई होप आप लोगों को इन दोनों थिंकिंग में आपको डिफरेंस पता चल गया, आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। एग्जाम्पल आए तो एग्जाम्पल के तौर पे बता सकते हैं, और आपको थिंकिंग करके आए तो इसको आप बता सकते हैं ये किसकी थिंकिंग है, ये गिलफोर्ड की थिंकिंग दे रखी है। ठीक है, अब हम आगे इसके नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। 5 आपका है मूल्यांकन।
मूल्यांकन, ठीक है। पांचवा है आपका मूल्यांकन, मूल क्या, इवैल्यूएशन, ठीक है। इसमें निर्णय लेने की क्षमता की जानकारी सटीक एवं सुसंगत या मान्य है या नहीं है। इसमें क्या होता है, जो बच्चा होता है या व्यक्ति होता है वो मूल्यांकन करता है, वो उसको इस तरह से मूल्यांकन कर सकता है, सोचता है कि ये सही है या गलत है, उसमें ये पावर होती है, ये क्षमता होती है उसमें मूल्यांकन करने का। सही गुण है, गुण होता है उसके अंदर, ये सही है या गलत है, सटीक आंसर ठीक है या नहीं है, ठीक है। फिर आपका एक स्मृति धारण या स्मृति अभिलेखन, ये सिक्स्थ है आपका, स्मृति धारण या स्मृति अभिलेख। तो इसमें क्या होता है, जो बच्चा स्मृति में, तो आपको मेमोरी में वो उस जो संज्ञान क्या है उसको डिकोड करता है, डिकोड कर लेता है कोड को, ठीक है। इसमें क्या होता है, स्मृति धारण करने की क्षमता, कितनी क्षमता होती है उसमें, सूचना को धारण करने की क्षमता होती है, वो सूचना को धारण करने की क्षमता रखता है उसमें, तो वो धारण कर लेता है, इसमें क्षमता होती है कि कितनी देर की उसकी क्षमता होती है। दूसरा है आपका, दूसरा आयाम क्या है आपका, विषय वस्तु, कंटेंट, ठीक है। कंटेंट, क्या क्या कंटेंट होता है, विषय वस्तु क्या होती है, सामग्री क्या होती है, ठीक है। तो उसमें आपका पहला होता है आकृतिगत, ठीक है। फर्स्ट आपका है एक आकृतिगत, इसमें भी 3 टाइप्स के आ जाते हैं, ठीक है। इस आकृतिगत में क्या होता है, बिल्कुल ठोस होता है, जो हमारे आमने सामने की चीज़ होती है उस पर आधारित हमारी सोच होती है, जो हम देखते हैं सोचते हैं, मतलब मूर्त और अमूर्त की भी मैं एक आपको शॉर्ट बना के दे दूंगी, आप उसमें भी आपको समझा दूंगी। मूर्त क्या होता है, मूर्त हमारा ये होता है जो हमने बस देखा हो, सुना हो, जानकारी हमें इतनी हो। अमूर्त में क्या होता है, हम एक्स्ट्रा काल्पनिक होता है अमूर्त में। इसमें क्या है, आकृतिगत मतलब जो हमारे सामने देखा हो, हमने सामने देखा हो, सुना हो और हमने किया हो, कोई भी काम हमने किया हो, तो इसमें क्या होता है, आकृतिगत में मूर्त होता है, ठीक है। क्या होता है इसमें, ठोस वास्तविक दुनिया की जानकारी, बिल्कुल ठोस होती है, वास्तविक दुनिया की जानकारी होती है। और इसमें क्या होती है, मूर्त वस्तुएं होती हैं। मूर्त वस्तुएं मतलब जिसको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, तो इसमें क्या होती है, मूर्त थिंकिंग भी होती है। मूर्त थिंकिंग मतलब आमने सामने की चीज, ये ध्यान रखना। मूर्त थिंकिंग में क्या होता है, आमने सामने की, जो हमने टच कर सकें, काल्पनिक नहीं हो, वो क्या है, मूर्त। आसपास मौजूद चीजें, मैंने बताया ना, आसपास मौजूद चीजें, ठीक है। जिसमें दृश्य हो, जो दृश्य से प्राप्त जानकारी, जो दृश्य देखी हुई सोच हो, हमारे देखने से प्राप्त सोच हो, थिंकिंग हुई हो या जानकारी प्राप्त हुई हो। श्रवण मतलब ऑडिट, हमने सुनने से, ठीक है, श्रवण से प्राप्त जानकारी। गति, जो हम स्वयं करते हैं, खुद से शारीरिक क्रिया खुद से करते हैं, शारीरिक क्रियाओं द्वारा प्राप्त जानकारी, ठीक है। सेकंड होती है आपकी प्रतीकात्मक, सिंबॉलिक, ठीक है। आपको नाम से ही पता चल रहा है, सिंबल्स। इसमें क्या होते हैं, प्रतीकात्मक में आपके सिंबल्स होते हैं, सिंबल्स दिए होते हैं, शब्द दिए होते हैं, ठीक है, प्रतीक दिए होते हैं। प्रतीकों या संकेतों के रूप में समझी जाने वाली जानकारी इसके अंदर होती है। जैसे कि एग्जाम्पल है आप वर्णमाला के अक्षर, जैसे वर्णमाला के अक्षर हैं, प्रतीक हैं, कोई चिन्ह है, वो आपके हो गया। जैसे कोई लैंग्वेज के लिए अरबी के अंक हो गए, वो आपके प्रतीकात्मक हो गए, ठीक है। और जैसे संगीत और वैज्ञानिक के संकेत होते हैं, वैज्ञानिक के अलग अलग अपने अपने संकेत होते हैं, और संगीत में अलग अलग आपके वो होते हैं ना, सिंबल्स होते हैं। तो ये क्या हो गया आपका, प्रतीकात्मक हो गया। तो ये आपकी किस में आता है, कंटेंट आयाम में आता है, ठीक है, विषय वस्तु आयाम में आता है। अब आपका हमको नेक्स्ट पढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट है इसमें अर्थगत, सिमेंटिक, ठीक है। अर्थगत क्या होता है, इसमें मौखिक अर्थ एवं विचारों से संबंधित प्रकृति में अमूर्त माना जाता है। मैंने बोला ना, इसमें काल्पनिक हो गया, मौखिक हो गया और विचारों से संबंधित हो गया। मौखिक अर्थ और आपका विचारों से संबंधित होता है, जो प्रकृति में अमूर्त होता है, तो वो क्या होता है, अर्थगत होता है। इसमें सिर्फ अर्थगत मानी जाती है, थिंकिंग अर्थगत से बात होती है, ठीक है। और व्यवहारिक से तो आप तो खुद ही पता चल रहा है, बिहेवियर होगा। तो क्या होता है, इसके अंतर्गत मानव के व्यवहारों अथवा अंतःक्रियाओं का अशाब्दिक अवबोध होता है। तो क्या होता है, अंतःक्रियाओं का अशाब्दिक अवबोध होता है, ठीक है, व्यवहारों का। थर्ड है आपका उत्पाद, रिजल्ट में क्या क्या होता है, देखो इकाइयाँ होती हैं, इकाइयों यूनिट्स होती हैं, जो ज्ञान की एकल वस्तु होती है, ठीक है। इकाइयाँ होती हैं आपकी, इकाइयाँ, वर्ग, संबंध, प्रणालियाँ, परिवर्तन, निहितार्थ, ठीक है। इकाइयाँ होती है आपकी यूनिट्स, फिर वर्ग होती है क्लासेस, संबंध होता है रिलेशन, प्रणाली होती है सिस्टम, परिवर्तन होता है ट्रांसफॉर्मेशन, निहितार्थ होता है इम्प्लीकेशन, ठीक है। इकाइयों में क्या होता है, ज्ञान की एकल वस्तु होती है, एक तरह की पूरी एक इकाई हो गई। हम इकाई में वर्ग बांटते हैं, हमारी यूनिट्स होती हैं, हम यूनिट्स में अलग अलग टाइप्स के टॉपिक रखते हैं, वर्ग को रखते हैं, तो ठीक है।
तो एक अलग, एक बिल्कुल सटीक हो गई, एक इकाई हो गई, ठीक है। वर्ग क्लासेस हो गई, आपको पता है सब तरह के अलग अलग क्लासेस हो गई। अब मैंने एक ही टाइप्स की उसमें अलग अलग क्लास दे दिए, वर्ग दे दिए, ये तो ये क्या होता है, इकाई के अंतर्गत आता है, समूह में आता है, ठीक है। संबंध हो गया, रिलेशन हो गया, विपरीत अनुक्रमों के रूप में इकाइयां होती है, जो क्या होता है, रिलेशन होता है। मेरा जो वर्ग में टॉपिक हैं, जो इकाइयां में मैंने एक टॉपिक रखा है, फिर इकाइयों में एक वर्ग रखा है, तो उसमें सबका अलग अलग सबसे एक दूसरे से रिलेशन होता है, संबंध होता है रिजल्ट में, ठीक है। प्रणालियां होता है क्या, प्रणालियां क्या होता है, सिस्टम होता है, किसी भी संरचनाओं या नेटवर्कों को बनाने के लिए जुड़ी हुई इकाइयां होती है। प्रणालियां हम जोड़ते हैं किसी भी सिस्टम को जोड़ने के लिए, किसी भी एक सिस्टम को उससे प्रणाली जोड़ते हैं, उसकी प्रणाली उससे जोड़ते हैं, तो वो क्या होता है, नेटवर्कों को एक दूसरे से बांधे रहता है। जैसे कि मैं मैथ ले लूँ, मैथ का रिलेशन आपका उससे फिजिक्स से भी है, केमिस्ट्री से भी है, ठीक है। परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। ज्ञान में परिवर्तन दृष्टिकोण होता है, इसमें क्या होता है, सबकी समझ में अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशन होता है, कोई कुछ और समझ गया, कोई कुछ और समझ गया, तो वो क्या होगा, ज्ञान में परिवर्तन होता है, वो दृष्टिकोण में, ठीक है। तो सबकी अलग अलग सोचने में भी परिवर्तन होता है। निहितार्थ, इम्प्लीफिकेशन, इम्प्लीफिकेशन में निहितार्थ में क्या होता है, भविष्यवाणी आती है, अपेक्षाओं और ज्ञान घटनाओं के बीच में संबंध होता है, इसमें भविष्यवाणी वगैरह ये सब आती हैं। ये आपका उत्पाद था, ठीक है। ये मैंने आपका टोटल पूरा गिलफोर्ड का डीपली से डीपली आपको मैंने ये बता दिया है टॉपिक्स। ये पीजीटी तक के लेवल का मैंने इसका टॉपिक का गिलफोर्ड का आपको बताया है। इसमें से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, मानो इस टॉपिक से आपका एक भी नंबर नहीं कट सकता। और प्लीज़ इस मेहनत के लिए, इसके लिए आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मुझे बिल्कुल भी अपना प्रोग्रेस नहीं दिख रही, आप लोग कोई भी मेरे चैनल को लाइक नहीं कर रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।